मरण कारक स्थान। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और अमूमन इग्नोर की जाती है। जो लोग कुंडली देखना सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई बार ज्योतिषगण भी इसको अकाउंट में लिए बिना कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है। बहुत सारे लोग अपनी कैलकुलेशन के आधार पर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। फला फला ग्रह की दशा आने वाली है या उसका कोई टेन्योर आने वाला है और उस समय हमारा समय बहुत अच्छा होगा, ग्रह का बहुत फेवर मिलेगा, नई प्लानिंग, उम्मीदें, आशाएं उस ग्रह से सबकी जुड़ जाती हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि ग्रह कितना भी मजबूत स्थिति में क्यों ना हो, खुद के घर में हो, उच्च की राशि में हो, परंतु ऐसी परिस्थितियां जैसे एक कॉम्बिनेशन निर्मित होता है जिसे हम बात करते हैं मरण कारक स्थान। यानी कि हर एक ग्रह के लिए कुंडली का एक भाव ऐसा होता है जहां पर वो मृत प्रायः रिजल्ट देता है। और ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर ग्रह कितनी भी अच्छी राशि में क्यों ना हो, अच्छी जगह पदस्थ क्यों ना हो, उसके फल खराब होते हैं या फल ठीक से नहीं मिलते और सारी अपेक्षाएं उस ग्रह से जो हम लगा करके बैठते हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। सारे कैलकुलेशंस हमारे बिगड़ जाते हैं। हर भाव के लिए, हर ग्रह के लिए, हर कुंडली में एक स्थान मरण कारक स्थान होता है, यानी कि मृत प्रायः रिजल्ट उस ग्रह के वहां होते हैं और वो ग्रह वहां आकर के बिल्कुल भी ठीक से रिजल्ट नहीं दे पाता। तो मरण कारक स्थान क्या होता है, यही हम आज का हमारा विषय है इस वीडियो का। इसको समझें और समझ करके उस हिसाब से आप अपनी कुंडली के प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करें। देखिए, हम सब ग्रहों की बात करेंगे। जब सबसे पहले हम बात करें सूर्य की, तो जन्म कुंडली का 12वां स्थान सूर्य के लिए मरण कारक स्थान होता है। चंद्रमा के लिए अष्टम भाव जो है वो मरण कारक स्थान होता है। मंगल के लिए सप्तम भाव मरण कारक स्थान होता है। बुध के लिए भी सप्तम भाव मरण कारक स्थान होता है। गुरु के लिए तृतीय भाव जो है वो मरण कारक स्थान होता है। शुक्र के लिए छठा स्थान जो है वो मरण कारक स्थान होता है। शनि के लिए लग्न भाव जो होता है वो मरण कारक स्थान होता है और राहु के लिए नवम भाव जो है वो मरण कारक स्थान होता है। अर्थात ये ग्रह इन पोजीशंस पे अगर आ जाते हैं तो चाहे ये स्वग्रही हों, चाहे ये उच्च की राशि में बैठे हों, ये यहाँ पर आकर के बहुत खराब फल देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि फल नहीं देते। तो जो इनसे अपेक्षाएं हमारी होती हैं वो हमारी अपेक्षाएं आधारहीन हो जाती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, कोई रिजल्ट हमें इनसे नहीं मिल पाता। बुध 7वां स्थान आया। ऐसे व्यक्ति की वाणिज्यिक जो प्रतिभा है वो बड़ी कमजोर होगी, गलत निर्णय लेगा, गलत कैलकुलेशन लेगा, या तो अपने आप को वो ज्यादा आंक करके निर्णय लेगा या अपने आप को कमजोर आंक करके कोई निर्णय लेगा। अर्थात उसके या तो आत्मविश्वास में कमी होगी या बहुत अधिक आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। और ऐसे लोगों को लोन लेने से बचना चाहिए, लोन देने से बचना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, बहुत बड़े ट्रेड्स करने से हमेशा ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और ऐसा करने से उनके ऊपर कई बार ओवर डेप्ट की सिचुएशन हो जाती है, बहुत ऋण बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियां मैंने हमेशा होती हुई देखी है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो ऐसे लोगों को भावनात्मक आघात लगते हैं, संभल करके लोगों को रहना चाहिए। तो अष्टम भाव में आकर के चंद्रमा जो है भावनाओं को बहुत बुरी तरह से आघात पहुंचाता है, तकलीफ देता है। गुरु अगर तृतीय स्थान में आ जाए तो ऐसे लोग कायदे से, यहाँ पर गुरु जब तृतीय स्थान में आता है तो महाभाग्य योग बनता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत बलवती होता है। परंतु यहाँ पर गुरु चूंकि विवेक का ग्रह है तो कई बार ऐसी परिस्थिति में लोग विवेकहीन निर्णय लेते हैं जो उनके लिए घातक सिद्ध होता है। तो इस परिस्थिति से उन्होंने हमेशा बचना चाहिए। 12वां सूर्य अगर आता है तो ऐसे लोगों को समाज में बहुत अच्छी तरह से जो है पोजीशन प्राप्त करने में बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। उच्च पद तक वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। और उन लोगों के संबंध अपने उच्चाधिकारियों या वरिष्ठ जनों से कई बार बहुत अच्छे नहीं बन पाते। तो ये एक परेशानी ऐसे लोगों को होती है अगर सूर्य 12वें स्थित भाव में हो तो। शुक्र अगर छठा हो तो ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें उन्हें रिलेशनशिप में फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ उन्हें बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बांध करके रखना चाहिए। और कहीं ऐसी गलती अपनी तरफ से कम नहीं होनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कि जो उनके रिश्तों को किसी भी प्रकार से कमजोर करे।
ऐसी ही परिस्थिति शनि और मंगल के केस में भी होती है। तो लग्न भाव का शनि जो होता है उसको उस परिस्थिति में लोगों को अपने कर्म से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। कर्म गलत दिशा में कभी नहीं हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। डायरेक्शंस गलत हो सकते हैं कर्म के, और उन्हें जो पोजीशन मिलनी चाहिए, जो रिटर्न्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते, और उनके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं कई बार वो उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते। और वही स्थिति मंगल की आती है। मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है। तो उस परिस्थिति में भी लोगों को बचना चाहिए। गलत जगह पर उनका जो एग्रेशन है या उनकी जो एनर्जी है वो खर्च हो सकती है। एंगरफुल हो सकते हैं ऐसे लोग, बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, गलत तरीके से क्रोध आ सकता है और उस क्रोध में अपने रिश्तों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन लोगों ने हमेशा ऐसी परिस्थिति में बचना चाहिए। नवम भाव में अगर राहु आता है तो राहु की स्थिति भी इसी प्रकार की होती है। तो राहु अगर वहाँ हो तो राहु बहुत बिगड़ा हुआ स्वरूप अपना बनाता है, ऐसे लोगों को धर्म के रास्ते से भटकाता है। विवेकहीन ये लोग निर्णय ले सकते हैं, गलत आदतों के ये लोग शिकार हो सकते हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी बड़ी हुई हो सकती हैं। तो किसी भी दशा, महादशा, अंतरदशा में अगर आप ऐसे किसी ग्रह की दशा महादशा में गुजर रहे हैं जो मरण कारक भाव में बैठा हुआ है, तो आप बहुत सतर्क रह करके निर्णय लें या उस आधार पर कुछ आगे की प्लानिंग्स करें। और कोई गलत निर्णय आए इसलिए अपने कैलकुलेशंस को सुधारें, अपनी जीवन शैली को सुधारें, उससे संबंधित जो एरियाज हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी ग्रह है जो मरण कारक में भाव में बैठा है उससे, तो आपको उस ग्रह के ज़्यादा अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि कम से कम खराब रिजल्ट मिल पाएंगे। तो मरण कारक भाव में बैठे हुए ग्रह के ऊपर अपने जो कैलकुलेशंस हैं उनको लेकर के थोड़ा सा सतर्कता से आप कैलकुलेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।